हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। ओके, हमारे अभी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं। आपको पता है 2 चैप्टर रह गए बस 6 की पॉलिटी में, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 में हमारा है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और चैप्टर नंबर 8 में है हमारा शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो गांव में लोग क्या क्या करते हैं वो सारी चीजें हैं इसमें। किस तरह की बेरोजगारी गांव में होती है, लोगों को कब काम मिलता है, मजदूरों को कब काम नहीं मिलता। तो इस तरह की चीजें ग्रामीण क्षेत्र के आजीविका है। वही चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे कि शहरी क्षेत्र में लोग क्या क्या काम करते हैं और उन्हें जो मतलब कि जो काम मिलता है, जो वहां पे बेरोजगारी है या काम करने का तरीका है, उन्हें कब मिलता है और कब नहीं मिलता काम, दिहाड़ी मजदूर क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, क्या बहुत ही कम चीजें ही दोनों चैप्टर में है, इसलिए दोनों चैप्टर में एक साथ कवर करवा रही हूँ। सारी चीजें आपको पता है, बस एक बार ये होता है कि किसी से सुन ले तो हम उसे अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 7 है, अध्याय 7, चैप्टर 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ओके, तो चैप्टर नंबर 7 है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बॉक्स में एक ड्राइंग है, इसमें गांव में क्या क्या काम होता है वो दिखाया। देखिए मजदूर का काम है, सामान ले जा रहे हैं उठा के, मतलब कि वो सीमेंट ले जा रहा है, ईंट बना रहे हैं लोग। यहाँ पे कृषि हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ठेले पे कुछ सामान बेचा जा रहा है, यहाँ पे दुकान है छोटी सी। फिर यहाँ मछलियां पकड़ी जा रही है, ये खिलौने बेचे जा रहे हैं। मतलब हर जगह अलग अलग काम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कृषि हो रही है, यहाँ पे लोग साइकिल से इधर उधर घूम रहे हैं, टोकरियां बना के बेच रहे हैं। तो इस तरह की चीजें ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। यहाँ पे देखिए फूल तोड़ रही हैं, फूल बेचेंगी गांव में। तो इस तरह की काम ग्रामीण क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर मतलब कि जो खेतीहर मजदूर उसे बोलते हैं कि जो खेतों में काम कर रहे हैं, उन्हें खेतीहर मजदूर बोलते हैं। देखिए कलपट्टू गांव के लोगों के बारे में इसमें दिया गया है। कलपट्टू गांव में क्या होता है, तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव कलपट्टू, यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि। ठीक है, इस तरह के काम वहां पर होते हैं दूसरे गांव की तरह। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सुबह के नाश्ते के लिए हल्की फुल्की मतलब टिफिन, क्या यहाँ पे देखिए 4 दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफिन भी मिलता है। टिफिन में क्या होता है, सुबह की इडली, मतलब चाय की दुकानें भी हैं जहाँ टिफिन भी मिलता है उस गांव में। और टिफिन में क्या होता है, मतलब सुबह का नाश्ता जो होता है उस तरह के नाश्ता वहां पे मिल जाता है टिफिन में। ये सारी चीजें तो हमें पता होता है कि क्या क्या काम होता है गांव में, क्या क्या काम शहर में होता है। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा क्लियर होता जाएगा ना, वरना मैं एक एक चीजें ही सिर्फ वो 2-3 लाइन बता दूंगी तो फिर आपको लगेगा कि इस चैप्टर में मैडम ने बताया क्या। ठीक है, फिर वहां पे क्या है, बगल में साइकिल की मरम्मत की दुकान होती है, इस तरह की दुकानें होती हैं। लेकिन हमें जो ज्यादा फोकस करना है वो खेतों पे करना है, क्योंकि हम गांव के बारे में पढ़ रहे हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। आपको पता है कि जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, तमिलनाडु का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है, वहां पे धान की फसल ज्यादा होती है। ओके, धान की फसल ज्यादा होती है, धान की खेती ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ये एक पॉइंट है हमें याद करने के लिए कि कलपट्टू जो गांव है वहां पे ज्यादातर कौन सी फसल उपजाई जाती है, तो धान की खेती होती है। और जो ज्यादातर परिवार हैं वो अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती पर डिपेंड है। ओके, खेती पर डिपेंड है। किसी के पास तो अपनी जमीन है, किसी के पास छोटी जमीन है, और कुछ लोग क्या होते हैं दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं। ओके, तो इस तरह से वो अपना काम, यहाँ आम और नारियल के काफी बाग भी हैं, वहां पे आम और नारियल के बाग भी होते हैं, इस तरह के काम वहां पर करते हैं। दूसरी यहाँ पे है तुलसी। हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं, मतलब तुलसी बता रही है उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान की फसल है। ये तो कलपट्टू गांव का वो कहानी बताई है कि उसमें किस किस तरह के काम किए जाते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, क्या काम करते हैं। वहां पे रहने वाली एक तुलसी है नाम की महिला है, वो क्या करती है, वो किसी के दूसरे के जमीन पे काम करती है। और कलपट्टू में 20 एकड़ धान की खेत है, और जिनके क्या है कि वहां पर 20 एकड़ धान की खेत है, उसपे वो काम करती है। यहाँ में सुबह 8:30 से शाम को 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती, मतलब काम का टाइम भी देखिए ज्यादा है, 8:30 से 4:30 ज्यादा टाइम है। उसके बाद भी उन्हें क्या होता है, सालों भर काम नहीं मिलता। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। और अगर सालों भर किसी को काम ना मिल रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी हमेशा कृषि में होती है। कृषि में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी मजदूर कृषि में इन्वॉल्व है, उनके साथ मौसमी बेरोजगारी की दिक्कत होती है। मौसमी बेरोजगारी होता क्या है,
ये आपको ध्यान से समझना है। मौसमी बेरोजगारी होता है कि कृषि के मौसम के हिसाब से उन्हें काम मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, रोपाई, निराई, कटाई। ओके, रोपाई हो गई, निराई हो गई, जुलाई अगस्त में रोपाई हो गई, निराई हो गई अक्टूबर में, कटाई नवंबर दिसंबर में कटाई हो गई। तो इन मौसम में उन्हें काम मिल गया और इधर के जो मौसम है वो खाली रहते हैं। ठीक है, और यही नहीं है, रुपाई के बाद क्या होता है, ऐसा थोड़े ना कि धान रोपते फिर तुरंत धान बन के तैयार हो गया, उसकी निराई होने लगी। उसमें भी 1 आध महीने का टाइम होता है, तब जाके निराई होता है। फिर धान को पक के तैयार होने में टाइम होता है, तब जाके कटाई होता है। उस बीच में मजदूरों को कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि हम मजदूरों को क्यों रखें, फ्री के पैसे हमें देने पड़ेंगे। तो इन्हें ही हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं कि फसल के हिसाब से उन्हें काम मिलता है, फसल की जैसे रोपाई, निराई, कटाई, इन चीजों के हिसाब से उन्हें काम मिलता है और बाकी समय उन्हें काम नहीं मिलता। बाकी समय उन्हें कोई और काम ढूंढना पड़ता है, जैसे कहीं वो फैक्ट्री में काम करने चले जाते हैं या फिर कोई और काम करने लगते हैं। जैसे रामलिंगन दिन का 40 रुपया कमाता है। अब देखिए वहीं पर क्या है, तो इस क्या दिया गया, जब मैं कम उम्र की थी निराई कटाई काम आसानी से कर लेती थी, अब उससे झुकने में तकलीफ होती है। रामलिंगन का क्या है कि दिन का 40 रुपया, रामलिंगन एक दिन का 40 रुपया देता है, मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है। मतलब ये बताया गया कि वहां पे जो मजदूरी करती है वो जो उसके मायके की, उसके घर की मजदूरी थी उसके रेट से ये थोड़ा कम है, फिर भी वो वहां पे काम कर रही है, क्योंकि जो रामलिंगन है वो दूसरे गांव से कम, मतलब कि सस्ता मजदूर ना लाके उसी को कृषि पर लगाता है, काम पे लगाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी गई है कि गांव में किस तरह की खेती होती थी। इसमें आपको मौसमी बेरोजगारी याद करना है। नियमित रूप से पूरे साल उन्हें काम नहीं मिलता, इसी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा ये है कि जो कलपट्टू गांव है उसमें मुख्यतः धान की खेती होती है और ज्यादातर परिवार की आजीविका कृषि से मिलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी है कि हमारे देश के ग्रामीण परिवार में करीब 40% लोग मजदूर हैं। जो इंपॉर्टेंट है बेटा बस मैं वही बता रही हूँ, आपको ज्यादा नहीं देखना है, क्योंकि ये कहानी है, कहानी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं कहानी स्टोरी सुनाती रहूं आपको, स्टोरी सुनने का हमारा फायदा नहीं है। इसमें वही दिया गया गाँव में किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी, तुलसी की स्टोरी है। वो बता रही है क्या, उसका जो पति है वो मजदूर है, उसके पास कोई जमीन नहीं है, ऐसा है। उसकी दो बेटियां हैं, हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी है, दोनों ही स्कूल जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो बीमार पड़ जाती है, मतलब कि जब खर्चा ज्यादा आता है तो उसके लिए उन्हें फिर रामलिंगन से उधार लेना पड़ता है। ओके, और उसे चुकाने के लिए क्या होता है, उधार चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी, और वो उधार लिए थे, जब बेटी बीमार हो गई थी, वो चुकाने के लिए उन्हें अपनी गाय भी बेचनी पड़ी। इस तरह की चीजें आप देखते हैं कि क्या होता है जब उधार लेते हैं गांव के लोग, ज्यादातर गांव के लोग जो खेतीहर मजदूर होते हैं, दूसरों के खेतों में जो मजदूरी करते हैं, फिर क्या होता है उन्हें चुकाने के लिए उन्हें अपने सामानों को बेचना पड़ता है, या तो जो छोटी मोटी खेतें होती है, जमीन होती है, उन्हें उसे ही बेच देना पड़ता है, या फिर अपने मवेशियों को वो बेचते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। ठीक है, अभी ऊपर हम देख चुके हैं कि गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या देख चुके थे कि ज्यादातर परिवार खेती पे डिपेंड होता है, उसमें भी जो खेती पे डिपेंड होता है 40% लोग खेतीहर मजदूर हैं जो खेतों में काम करते हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में होता है। क्यों होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब गांव के लोग दूसरे जगह काम की तलाश में जाते हैं तो क्यों होता है, विशेष मौसम में इस तरह का पलायन क्यों होता है, लोग क्यों जाते हैं, जब मौसमी बेरोजगारी होती है, उन्हें खेतों में काम नहीं मिल पाता, खेतों में कोई काम नहीं होता है, तब उन्हें दूसरे जगह जाना पड़ता है। अब शेखर के बारे में दिया गया है कि हम यह धान अपने घर ले जाना चाहिए, मेरे परिवार अभी भी फसलों की कटाई पूरी की है। शेखर के पास क्या होता है, यह भी इनके पास एक छोटी सी जमीन है। ठीक है, हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है, बस 2 एकड़ जमीन है, और हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। कई बार कटाई के समय दूसरे किसानों से मदद लेते हैं, खुद ही करता है, क्योंकि उनके पास उसके 2 एकड़ जमीन से इतना पैसा नहीं हो पाता होगा कि वो मजदूर रख के काम करवाएं, तो खुद ही करते हैं। कभी कभी कटाई में क्या होता है, दूसरे किसानों की, छोटे किसानों से मदद ले लेते हैं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। जो व्यापारी है उन्हें उधार पर, क्या व्यापारी उसे बोलते हैं जो कि किसानों से, गांव आकर किसानों से अनाज लेके जाता है खरीद के। ठीक है, अब व्यापारी जो है उन्हें उधार पर क्या देता है, बीज और खाद देता है, क्योंकि उसके पास कम जमीन है तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर साल बीज और खाद खरीद सके। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर
धान बेचना पड़ता है। अब क्या होता है कि वो बीज और खाद देता है इस शर्त पर, जो क्योंकि अगर धान हो जाए तो उन्हें, मतलब फसल तैयार हो जाए तो उन्हें उसी व्यापारी को वो फसल बेचनी पड़ेगी। और व्यापारी है, मार्केट में जाके, अगर यही शेखर मार्केट में जाके वो फसल बेच के आता तो उसे ज्यादा पैसे मिलते, लेकिन व्यापारी थोड़े कम दाम में लेते हैं। अगर बाजार में बेचो तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो गांव के किसान होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, उन्हें व्यापारियों को ही अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता है? क्यों होना पड़ता है? क्योंकि वो उनसे उधार लेते हैं। उधार देने का शर्त ही यही होता है कि उन्हें अपना अनाज उन्हीं को बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए शंकर की कहानी है, ये तो शेखर है, उसके बाद शंकर की कहानी है। कैसे हमारे पास एक उसके पास ही एक शंकर गाय है, उसका दूध हम यहीं की सरकारी समिति में बेच देते हैं। जो शेखर है उसके पास एक गाय भी है, जिसका दूध वो क्या करता है, सहकारी समिति में बेच देता है। इसे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, क्योंकि अनाज से उनका जो फसल होता है उससे उनका पूरा साल का अनाज नहीं चलता, और उन्हें जो व्यापारी है उन्हें भी फसल बेचना है, क्योंकि उससे वो उधार ले चुका है। तो उसके पास एक गाय भी है, शंकर गाय, गाय का नाम शंकर है, और उससे उसका जो दूध होता है वो सहकारी समिति में बेचते हैं उस दूध को, और उससे जिन्हें घर चलाने के लिए थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है कि शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेचता? क्यों नहीं बेचता? क्योंकि वो व्यापारी से उधार लेता है खाद और बीज के लिए, तो इसलिए वो मजबूर होता है। ये मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मजबूर होता है उसी को धान बेचने के लिए। अब देखिए होता क्या है गांव में, यहां से क्वेश्चन आ चुका है और आता भी है कि कर्ज इतना बढ़ जाता है, किसान जब कर्ज लेते रहते हैं बार बार और वो नहीं चुका पाते हैं, जो मजदूर होते हैं, या तो छोटे किसान बोल सकते हैं उसे, या फिर जो मजदूर होते हैं, कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वो उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्र में किसानों ने कर्ज के बोझ में आकर आत्महत्या की है। तो ये क्वेश्चन बेटा आ चुका है हमारे सीटेट में कि जो किसान है, बहुत सारे क्षेत्रों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो कर्ज के बोझ से दबने के कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी फसल खराब हो जाती है, जिससे वो कर्ज नहीं चुका पाते, फिर दूसरे साल वो कर्ज लेते हैं फिर से फसल बोने के लिए, और इस तरह वो कर्ज के दम में पिछले साल का कर्ज, फिर नए साल का कर्ज, तो कर्ज के बोझ से वो दबते चले जाते हैं और वो कर्ज चुका नहीं पाते, और उनके पास एक यही रास्ता देखता है आत्महत्या का, जो कि बहुत गलत रास्ता है। हमारे पास रास्ते बहुत होते हैं, आत्महत्या का रास्ता कोई सही रास्ता नहीं माना जाता कभी भी, और ना ही है। ठीक है, तो मुसीबत सबके साथ आती है और हमें मुसीबतों से लड़ना चाहिए। कभी भी अगर हम किसी भी चीज में हार जाएं, किसी भी एग्जाम में, कहीं भी, बहुत सारे लोगों को आप सुनते होंगे एग्जाम में अगर वो अच्छे नंबर नहीं ला पाए तो वो सुसाइड करते हैं। ये चीजें बहुत गलत है। कभी भी हमारे पास रास्ते बहुत होते हैं, हो सकता है हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला हो, इसलिए हमें वो चीज नहीं मिला, ये सोच के हमेशा चलना चाहिए, और हमें आगे अलग रास्ता देखना चाहिए और अलग चीज करना चाहिए। आत्महत्या चाहे किसान करे, कोई भी करे, आत्महत्या करना गलत चीज है। ठीक है, चलिए ये तो मैं ऐसी बातें बता रही हूँ, पर्सनल बातें, लेकिन ये चीज जो ये यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि बहुत सारे क्षेत्रों में किसानों की आत्महत्या करने का परसेंटेज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो कर्ज के बोझ से दबते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। भारत के खेतीहर कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह छोटे किसान हैं, और रामलिंगन जैसे बड़े किसान हैं। क्लियर हो गया? खेतीहर मजदूर भी हैं जो दूसरे खेतों में काम करते हैं, छोटे किसान हैं वो भी मुसीबत में, और रामलिंगन जो बड़े किसान हैं उन्हें परेशानी नहीं होती क्योंकि उनके पास ज्यादा जमीन है, फसल ज्यादा होती है, वो तो अपने खेतों में लेबर रख के, छोटे मतलब खेतीहर मजदूर को रख के काम कराते हैं। ओके, अब देखिए ये क्या है, नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। या मैं यहाँ पे हाईलाइट इसलिए की हूँ कि आपको पता होना चाहिए। ये एक गांव है जिसका नाम चिजामी है, नागालैंड का गांव है। ये नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। तो यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि चखेसंग समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? तो चखेसंग समुदाय के लोग नागालैंड में रहते हैं। ठीक है, वो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। किस तरह की खेती करते हैं? वो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। सीढ़ीनुमा खेती क्या होता है आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे क्या होता है, सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उस पर खेती की जाती है। वो इसलिए की जाती है कि पहाड़ी इलाकों में क्या होगा, बारिश होने के बाद बारिश का पानी सीधे नीचे चला जाता है, तो वो पानी रुक जाए, ठहर जाए पानी, इसलिए इस तरह से सपाट मतलब कि मेड़ बनाकर उसे रोक लिया जाता है, पानी रुक जाए और उनकी फसल अच्छी हो। अब देखिए अरुणा और पारीवेलन। अब दूसरी जगह का दिया गया है, पुदुपेट कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। ओके, ये सब क्यों क्योंकि वो समुद्र के पास होते हैं और वहां चारों ओर जाल और कैटामैरिन। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, कैटामैरिन क्या है? तो कैटामैरिन क्या होता है? मछुआरों
की खास तरह की छोटी सी नाव होती है। कैटामरीन क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि ये बहुत ही कम चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन जो चीजें हैं उसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो हमें पढ़ना तो जरूर है, और इसलिए मैं वही चीजें पढ़ा रही हूँ जहां से क्वेश्चन आ चुका है या जहां से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जो आ चुका है उसे वो भी आ सकता है, थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है, तो वो चीज भी आपको जरूर याद करना है। क्या है, उनके पास उनके घर समुद्र के पास होते हैं, वहां चारों ओर जाल और कैटामरीन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है कि पंक्तियां दिखाई देती है। तो यहां से आपको ये याद रखना है कि कैटामरीन क्या है, मछुआरों की खास तरह की छोटी सी नाव जिस पर बैठ के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कैटामरीन बोलते हैं। उसमें एक मोटर लगाया जाता है जिससे कि वो मतलब ज्यादा अंदर तक जा सके समुद्र में। देखिए क्या है, हर साल मानसून, अब इनके साथ भी बेरोजगारी आती है। ऐसा नहीं है कि हर साल वो मछलियां, मतलब पूरे साल मछलियां उन्हें मिल रही हैं। कब बेरोजगारी आती है, देखिए हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वो समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा करते हैं। इनके साथ भी बेरोजगारी आती है, ये भी उधार के तले, मतलब कर्ज के तले दबे चले जाते हैं, क्योंकि जब मानसून का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, तब 4 महीने वो समुद्र में नहीं जाती, क्योंकि मछलियों के प्रजनन का समय होता है वो। और इस समय इनका जीवन यापन कैसे होता है, व्यापारियों से उधार लेके। और फिर उनके साथ यही दिक्कत होती है, जिन व्यापारियों से उधार लेते हैं, जब मछलियां बेचते हैं तो उन्हीं व्यापारियों को फिर उन्हें मछली बेचनी पड़ती है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि कृषि में कैसे होता है। ठीक है, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन, ज्यादातर छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवार और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। अब ये आ सकता है क्वेश्चन कि गांव में किन्हें पूरे साल रोजगार नहीं मिलता, तो किन्हें नहीं मिलता, छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवार और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिलता। जैसे कि गांव में मिट्टी के बर्तन बनाते हैं लोग, ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन में आप कोई रेगुलर तो भोजन नहीं बनाता, खाना नहीं बनाता, उसका इस्तेमाल रेगुलर नहीं होता। जैसे कोई ओकेजन हो गया, कोई पूजा पाठ हो गया, तो उसमें मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होता है। ओके, तो वही है कि वो भी बेरोजगारी झेलते हैं। ये सारे जो गांव में हैं, ऐसे जो बड़े किसान होते हैं उन्हें बेरोजगारी नहीं होती, लेकिन ये लोग मौसमी बेरोजगारी को झेलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये चैप्टर में बस इतनी ही चीजें थी। कैटामरीन क्या है, मौसमी बेरोजगारी क्या है, गांव में लोग कौन से लोग हैं जो मौसमी बेरोजगारी झेलते हैं, किस मौसम में जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं वो किस मौसम में नहीं जाते हैं समुद्र में, मानसून के मौसम में, चखे संघ समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं। ओके, फिर वही है किसानों के आत्महत्या का परसेंटेज क्यों बढ़ रहा है, क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। शेखर बाजार में धान क्यों नहीं बेचता, व्यापारियों को क्यों बेचता है। बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, बहुत ही इजी, जो आप आराम से कर सकते हैं। ओके, मौसमी बेरोजगारी क्या है, गांव के लोगों की जो कृषि पे डिपेंड है उन्हें किस तरह की बेरोजगारी झेलना पड़ता है, और जो मछली पकड़ने या दूसरे व्यवसाय पे डिपेंड है उन्हें किस तरह की बेरोजगारी झेलना पड़ता है। कर लेंगे आप बहुत अच्छे से। तो ये चैप्टर हमारा हो गया। चलिए हम चैप्टर नंबर 7 हो गया, हम चैप्टर नंबर 8 भी करते हैं। ओके, क्योंकि इसमें भी बहुत कम चीजें हैं। शहरी क्षेत्र में आजीविका, जैसे उसमें तो मैं कुछ ज्यादा ही आपको बता चुकी हूँ, उतना बताने की भी जरूरत नहीं थी। अब है शहरी क्षेत्र में आजीविका, क्योंकि दोनों ही चैप्टर में स्टोरी ज्यादा है, काम की चीजें कम है। देखिए शहरी क्षेत्र में आजीविका आपको ज्यादा दिख रहा है, क्या है, स्कूल है, ढाबा है, बस है, ठेले पे सामानें बिक रही हैं, लोग खाना बना के बेच रहे हैं ठेले पे, बैंक है, बहुत सारी चीजें होती हैं शहरी क्षेत्र में। स्कूल दिख रहा है, ये फैक्ट्री है, बहुत सारी चीजें होती हैं शहरी क्षेत्र में जहां से आजीविका लोगों को मिल सकती है। देखिए भारत में 50,000 से ज्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, याद रखिएगा ये 4 महानगर हैं हमारे, जो सबसे महत्वपूर्ण महानगर हैं, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। क्लियर है। और क्या है, 27,000 से, भारत में 50,000 से ज्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं, याद रखना है आपको। ओके, अब चलिए देखिए इसमें वही सारे काम दिखाए गए हैं कि शहरों में लोग, देखिए नाई भी है, सफाई वाला है, ऑटो वाला है, मतलब बहुत तरह के काम होते हैं यहाँ पे, अखबार वाला, रोड पे खड़े होकर फ्लावर्स बेच रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत तरह के काम होते हैं। देखिए सड़कों पर काम करने वाले, तो सड़कों पे काम करने वाले, ये जो पूरी फोटो दिख रही है सड़कों पे काम करने वाले, सड़क पे कहीं बैठ के काम करते हैं। ओके, तो बहुत तरीके के काम होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है शहरी क्षेत्रों में क्या क्या काम होते हैं। तो हम इसमें टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए बच्चू मांझी का, ये बिहार का
क्या है, बिहार के गांव से आया हुआ है, जहां मिस्त्री का काम, वहां वो मिस्त्री का काम करता था, लेकिन उसके साथ क्या है, वहां पे उसे ज्यादा इनकम नहीं हो रहा था, इसलिए वो शहर में आके एक पुराना रिक्शा खरीदता है और उस रिक्शे को मतलब पैसे चुकाने में उसे बहुत टाइम लग जाता है। ओके, और उसमें भी क्या होता है कि वो डेली का 200 से 300 रुपए कमा लेता है, जिसमें 100 से 150 रुपए उसे खाने और किराए पे खर्च होता है, क्योंकि वो कई लोगों के साथ किराए के मकान में रहते हैं, और उसके बाद बचे हुए पैसे वो अपने घर भेज देते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ और उनके बच्चे गांव में हैं। ओके, तो ये स्टोरी होती है कि लोग शहरों में भी कितना स्ट्रगल करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, फैमिली से दूर, और इतना स्ट्रगल करके वो जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं जब ये बीमार हो जाता है तो क्या होता है, उस दिन वो काम नहीं कर पाता, उस दिन उसे कुछ पैसे नहीं मिलते। बेरोजगारी यहाँ भी है, बेरोजगारी तो हर जगह है, कहीं हम नहीं कह सकते बेरोजगारी नहीं। देखिए, हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ के और ठेलों पर सामान बेचते हैं। ओके, करीब 1 करोड़ लोग ऐसे हो जो फुटपाथ पर ठेलों पर सामान बेचते हैं। हम भी खरीदते हैं ठेलों पे सामान। तो ठेलों पे सामान बेचने वाले हैं, वीकली मार्केट भी होती है जो हम पढ़ेंगे आगे, वीकली बाजार, मॉल और शॉपिंग मॉल, इसमें अंतर वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें छोटा सा बस दिया गया है कि वीकली मार्केट, और फिर एक ऐसा भी होता है जो कि शॉपिंग मॉल होता है। शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड चीजें होती हैं, अच्छी चीजें होती है और महंगी भी होती है। ठीक है, अब देखिए बड़ी दुकान में क्या होता है, जो शॉपिंग मॉल शोरूम में आपको बताई थी, शोरूम में क्या होता है, ब्रांडेड चीजें और अच्छी चीजें होती है। इसमें बहुत ही कम चीजें दी गई है। ठीक है, शोरूम का दुकान होता है, उसमें क्या है, ब्रांडेड और अच्छी चीजें होती है, जगह जगह से दूसरे से जगह से मंगा के अच्छी अच्छी चीजें वहां पे रखी जाती है बेचने के लिए, और पैसे भी ज्यादा लेते हैं। अब क्या होता है, इसमें ये पक्की दुकानें होती है जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम ये निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद होंगे। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई बाजार कभी बंद होता है, मार्केट अगर बंद होता है, तो ये डिसाइड कौन करता है, क्या दुकान वाले करते हैं? नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, ये नगर निगम डिसाइड करता है कि हफ्ते में किस दिन वहां का मार्केट बंद होगा, वो बाजार बंद होगा। ठीक है, और जो दुकानें होती हैं, बड़ी बड़ी पक्की दुकानें होती हैं मार्केट में, उसे लाइसेंस कहां से मिलता है, नगर निगम से मिलता है उन्हें लाइसेंस व्यापार करने का। क्लियर है? अब चलिए, अब क्या होता है, दिहाड़ी मजदूर, याद रखिएगा, लेबर चौक किसे बोला गया, वहां पे बहुत सारे लेबर होते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, कोई पेंट करने वाला, कोई कुछ, बहुत सारे लेबर बैठे रहते हैं कि यहाँ पे आपको अगर हमारी जरूरत है तो आप हमें ले चलिए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। इस तरह के लेबर यहाँ पे बैठे रहते हैं, उसे लेबर चौक बोलते हैं। हर जगह, हर शहर में ऐसा जगह जगह आपको लेबर चौक मिलेगा, जहां पे लेबर बैठे रहते हैं काम करने के लिए। पेंट करने वाले होते हैं, कारपेंटर, बहुत सारे लोग होते हैं लेबर जो वहां पे बैठे रहते हैं मजदूर काम करने के लिए। ठीक है, अब इनमें से क्या होता है, कुछ दिहाड़ी मजदूर होते हैं। दिहाड़ी मजदूर किसे बोलते हैं, जो जिस दिन काम कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं उतना ही उन्हें पैसा मिल रहा है, उसे दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। ठीक है, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री होते हैं, लेबर चौक पे जो बैठते हैं। दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री क्या है कि उनको रेगुलर कोई काम नहीं मिलता। मान लो कि आप किसी लेबर को घर में पेंट करने के लिए बुला रहे हो, 2 से 3 दिन 4 दिन लग सकता है आपके घर में, पूरे घर में पुताई निवाई जो भी कराते हैं वो करने में। उसके बाद क्या होगा, आप वो 3-4 दिन के हिसाब से उन्हें पैसे दे देंगे, पर डे का जो भी बनता है वो पैसे उन्हें दे देंगे। लेकिन क्या उसे आप परमानेंट रखेंगे? नहीं रखेंगे। इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, दिहाड़ी मजदूर, की दिन के हिसाब से उन्हें काम मिलता है और दिन के हिसाब से उन्हें पैसे मिलते हैं। क्लियर है? उसके बाद निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वो काम करती है वहां अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े बनाए जाते हैं। वहां पे ये दर्जी का काम करती है। ये भी एक वैसे ही काम है। अक्सर वो 9 बजे सुबह काम शुरू करती है, 10 बजे तक काम करती है, मतलब रात के 10 बजे तक वो काम करती है। ओके, तो वही है, ये भी काम वैसे ही। काम का समय जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब दफ्तर में काम करने वाले, ये मुझे क्लियर करना था कि एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट वर्क पे काम करने वाले और एक होता है दफ्तर में काम करने वाले, यानी कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी। ये तो प्राइवेट ही है ना, निर्मला है या वो, इसमें क्या अंतर होता है? तो दफ्तर में काम करने वालों की क्या होता है, टाइम लिमिट होता है कि उस टाइम से ज्यादा वो काम नहीं करेंगे। तनख्वाह भी उनको बिल्कुल फिक्स होती है कि उन्हें इतनी सैलरी मिलेगी पूरे महीने की। बुढ़ापे के लिए बचत खाता होता है उनका। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि के लिए सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी के सेवानिवृत्त होने पर पैसा मिलता है, जैसे रिटायरमेंट बोलते हैं। रिटायरमेंट पर उन्हें जो पैसे मिलते हैं वो वही है, बुढ़ापे के लिए बचत। फिर छुट्टियां, उन्हें छुट्टियां भी मिलती हैं, इतवार और राष्ट्रीय त्योहार की छुट्टियां मिलती हैं उन्हें। फिर परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा भी मिलती है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए भी पैसे, जो भी पैसे खर्च हुए पैसे सरकार के द्वारा मिलता है। ये होता है ये सरकारी नौकरी। और प्राइवेट नौकरी या फिर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनमें कोई, मतलब उन्हें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती। जब चाहे उनको, उनके जो मालिक होते हैं उन्हें काम से निकाल सकते हैं। क्लियर है?
तो हमारा ये चैप्टर भी हो गया। इसमें बहुत कम चीजें थी दोनों चैप्टर में, आप बिल्कुल ध्यान से दोनों चैप्टर देखिएगा। कम चीजें हैं लेकिन जो भी चीजें हैं वो आ चुका है, एग्जाम में आता है, तो हमें दोनों चैप्टर जरूर देखना है। ओके, और चलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट भी जरूर करें। मैं बार बार बोलती हूँ कमेंट करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे कमेंट पढ़ने में कि आप अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं मेरे लिए। ओके, और नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाल रही हूँ। 2016 का क्वेश्चन पेपर है वो, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में डाल रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह मैं डाल दूंगी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, कल सुबह 8 बजे अपलोड हो जाएगा, तो प्लीज आप वो जाके जरूर देख लें क्योंकि हमारा 6th की जो पॉलिटी है वो पूरा खत्म हो चुका है। 6th की पॉलिटी में पढ़ा चुकी हूँ, उसके बाद फिर हम 7th की स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फिर हम बीच में 7th की जो पॉलिटी कराते रहेंगे, तो उसके बीच में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करते रहेंगे ताकि हमारा रिवीजन भी होता रहे, हमारा मतलब हमारे प्रैक्टिस भी चलते रहे और साथ के साथ हम थ्योरी भी करते रहें। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के वीडियो आप जाके जरूर देखें क्योंकि उस वीडियो से भी बहुत बेनिफिट होगा। मैं बार बार कहती हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि थ्योरी भी देखना है क्योंकि एनसीईआरटी में थ्योरी कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है। सिर्फ हम अगर मान लो कि 2011 से लेके 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही देख लेंगे तो उससे चीजें इतनी क्लियर नहीं होगी जितना कि हमारा थ्योरी पढ़ के चीजें क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन पेपर से हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है, साथ ही साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन भी आपको बताती हूँ, तो ये सारी चीजें हमें पता तो जरूर चलती हैं, लेकिन क्या है कि हमें थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि थ्योरी से हम किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो बच्चों बाय बाय। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो भी नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके बच्चों, बाय बाय।